क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड स्पेशल स्टूडेंट के लिए हम लोग इस वीडियो की श्रृंखला में लेके आ रहे हैं साइंस और एसएसटी का 2 नंबर वाले प्रश्नों के समस्या का समाधान, जिसमें क्या होगा, लगभग 100 से 120-25 के संख्या में प्रश्न होंगे साइंस और एसएसटी दोनों को मिलाकर, जिससे सभी के सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में वहीं से होंगे। आपको कहीं से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल विद्यार्थी के भाषा में, जैसा क्वेश्चन पेपर में डिमांड होता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, वैसा ही भाषा का प्रयोग करके बताया गया है, समझाया गया है। और आप उसको 2 बार 3 बार जितना बार उसको पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आपकी तैयारी मजबूत होगी और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 2, उदारीकरण को परिभाषित करें। कोई देश किसी देश में कंपनी स्थापित करता है, उस पर सरकार द्वारा नियम कानून पर छूट देना ही उदारीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3, जैव अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जीवन है जैव संसाधन कहलाता है, जैसे मनुष्य, पादप इत्यादि। तथा अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं है अजैव संसाधन कहलाता है, जैसे कुर्सी, सड़क। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज का नाम बताएं। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज मैग्नीज, चूना पत्थर, पाइराइट इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप के केंद्र तथा अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं? भूकंप का केंद्र पृथ्वी के नीचे का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप का केंद्र कहलाता है। तथा भूकंप का अधिकेंद्र भूकंप केंद्र के ऊपर धरातल का वह बिंदु जहां भूकंप का अनुभव होता है भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता को विभिन्न हाथों में बांटना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, लिखित संविधान तथा दूसरा, शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8, संपत्ति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकरण के फलस्वरूप संपत्ति की शुरुआत हुई। जब शहरों में ज़्यादा उद्योग स्थापित हुए तो गांवों से मजदूर शहर चले गए। वहां उनका अपना घर नहीं होने के कारण सरकारी जमीनों पर अस्थायी रूप से रहने लगे, जिसे स्लम कहा गया। इस प्रकार स्लम एरिया की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 9, जल संरक्षण के उपायों को लिखें। जल संरक्षण के उपाय निम्न हैं। पहला, वर्षा के पानी को संचय करना चाहिए। दूसरा, जल का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा तीसरा, जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, बाढ़ को नियंत्रित करने का उपाय लिखें। बाढ़ को नियंत्रित करने का उपाय निम्न है। 1, जगह जगह बांध बनवाना चाहिए। 2, बांध के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तथा 3 नंबर, नदियों एवं तालाबों को गहरा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? वह स्थिति जिसमें देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से खराब हो जाती है आर्थिक संकट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन संबंधी निर्णय लेते हैं लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 14, खूनी रविवार क्या है? 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस बड़ा देश होते हुए भी हार गया। हार का अपमान तथा भूखमरी के कारण वहां की जनता ने क्रांति शुरू कर दिया। जार की महल के चारों तरफ से घेर कर रोटी दो का नारा लगाने लगे। जार ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत लोग मारे गए। यह तारीख 9 जनवरी 1905 का रविवार का था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों को बताएं। भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण निम्न हैं। पहला, नदियों में कूड़े कचड़े को डालने से। दूसरा, नाली के गंदे पानी को नदियों में डालने से। तीसरा, मरे हुए जीवों को नदियों में फेंकने से। तथा चौथा, नदियों के किनारे उद्योग लगाने से। क्वेश्चन नंबर 16, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 16, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या उद्देश्य था?
1 नंबर जार का निरंकुशवादी होना तथा दूसरा गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की 2 नकदी एवं रेशेदार फसलों के नाम बताएं। भारत की 2 नकदी फसल गन्ना तंबाकू हैं और भारत की 2 रेशेदार फसल कपास जूट है। क्वेश्चन नंबर 18, नदी घाटी परियोजनाओं के 2 लाभों को लिखें। नदी घाटी परियोजनाओं के 2 लाभ निम्न हैं। पहला, सिंचाई के पानी का प्रबंध होता है तथा दूसरा जल विद्युत का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, खनिज को परिभाषित करें। वे भौतिक पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है खनिज कहलाता है, जैसे कोयला, सोना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 20, नकदी फसल क्या है। वे फसल जिनको उगाने का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है नकदी फसल कहलाता है, जैसे तंबाकू, गन्ना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य फसल क्या है। वे फसल जिनको उगाने का मुख्य उद्देश्य भोजन ग्रहण करना होता है खाद्य फसल कहलाता है, जैसे धान, गेहूँ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 22, रेशेदार फसल क्या है। वह फसल जिससे रेशा की प्राप्ति होती है रेशेदार फसल कहलाती है, जैसे कपास, जूट इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 23, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताएं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पहला, इनका भंडारण सीमित होता है, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तीसरा, इनके उपयोग से प्रदूषण होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पहला, इनका भंडारण सीमित नहीं है। दूसरा, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तीसरा, इनके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को भंग करना था। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बहुत सारे मशीन स्थापित हुए, नए नए मशीनों का उद्भव हुआ जो मजदूरों से ज़्यादा तथा कम समय में काम करते थे, जिससे मजदूरों की संख्या सीमित हो गई तथा बहुत मजदूर बेरोजगार हो गए। इस प्रकार इनकी आजीविका को प्रभावित करने में औद्योगिकरण प्रभावी रहा। क्वेश्चन नंबर 26, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है कैसे। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है क्योंकि गेहूं, धान जैसे फसल लगाने से मृदा का उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, फिर तेलहन पौधे लगाने से मृदा की उपजाऊ शक्ति बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कानून था जो मार्च 1919 में आया। इसमें यह प्रावधान था कि किसी को भी जेल में ले जाया जा सकता है बिना किसी वारंट जारी किए, केवल शक के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, जिसके नेता सैफुद्दीन किचलू थे। जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया। कुछ लोग गोली से तथा कुछ लोग भगदड़ में मारे गए। यह दिन 13 अप्रैल 1919 का था। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में यह बात था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन इस प्रकार था कि भारतीय इतिहास में इससे पहले कभी इतने तादाद में किसी भी आंदोलन में लोगों ने भाग नहीं लिया। इसमें महिला, पुरुष, छात्र, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम सभी ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 32, चौरा चौरी कांड क्या है। गोरखपुर के चौरा चौरी थाने में कुछ अफसरों के साथ थाना में भारतीयों ने आग लगा दिया। इसे चौरा चौरी कांड कहा गया। क्वेश्चन नंबर 33, चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। अंग्रेजों द्वारा लाए गए 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में एक सत्याग्रह किया गया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34, 3 कठिया प्रणाली क्या है। 3 कठिया प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लगाया गया एक कानून था। इसमें यह बात था कि जिसके पास 20 कट्ठा खेत है वो 3 कट्ठा पर नील की खेती करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। क्वेश्चन नंबर 36, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में शहरों में आए? श्रमिक वर्ग काम की तलाश में शहरों में आए। क्वेश्चन नंबर 37, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां क्या हैं? वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्न हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हुआ तथा दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न है। पहला, भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरा, भूखमरी तथा बेरोजगारी का बढ़ना तथा तीसरा, बांग्लादेश के शरणार्थियों का आना। क्वेश्चन नंबर 39, भूमिगत जल के दो लाभ बताएं। भूमिगत जल के दो लाभ निम्न हैं। पहला, इसका वाष्पीकरण नहीं होता है तथा दूसरा, पौधों को नमी मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लाने का क्या कारण था? लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति लाने का कारण उसका दूरदर्शी सोच था। 1921 के पहले रूस का आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गया था। 1921 के नई आर्थिक नीति लाने से रूस बहुत तरक्की किया। क्वेश्चन नंबर 41, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? जब सरकार सरकारी संस्था को निजी हाथों में दे देता है जिसका मालिक निजी व्यक्ति हो जाता है, निजीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्न हैं। पहला, मशीनों तथा तकनीक का विकास होना तथा दूसरा, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास से। क्वेश्चन नंबर 43, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, कंपनी, संगठन तथा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? समाज में जब जाति, धर्म, लिंग, उच्च नीच, गरीब अमीर के आधार पर जो विभाजन होता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? राजनीतिक दल जनता की आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखता है तथा सरकार की सही गलत फैसलों पर विचार देता है। क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक वृद्धि यह किसी भी देश या व्यक्ति का संख्यात्मक परिणाम होता है। आर्थिक विकास यह किसी भी देश या व्यक्ति का गुणात्मक परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 47, आधारभूत संरचना क्या है? वह सुविधा और सेवा जो किसी भी देश या व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आधारभूत संरचना कहलाता है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 48, आधारभूत संरचना किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्यों? आधारभूत संरचना किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए है क्योंकि आधारभूत संरचना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वयं सहायक समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायक समूह वह समूह है जिसमें कुछ लोग मिलकर आपस में एक दूसरे का मदद करते हैं।